हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मानव स्वास्थ्य तथा रोग का दूसरा वीडियो। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया था, प्रतिरक्षा क्या है और जो प्रतिरक्षी कैसे बनती है, प्रोटीन से बनी उसकी संरचना, सब कुछ हमने पढ़ लिया था। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं टीकाकरण से। ठीक है, तो टीकाकरण क्या होता है? तो टीकाकरण देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि टीकाकरण की खोज किसने करी थी। टीकाकरण यानी कि जो सबसे प्रथम टीका बनाया था वो किसने बनाया था? सर एडवर्ड जेनर ने, साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर। ठीक है, और कब बनाया था? 1798 में। ठीक है, कुछ बुक्स में ऐसा भी होता है कि एडवर्ड जेनर का मतलब कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो दिया होगा। अपन हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, अपन लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपने को वो ध्यान रखना है कि उन्होंने ये काम कब किया था। जैसे कि अगर हम मेंडल की भी बात करें तो मेंडल का बर्थ कब हुआ उससे अपने को कोई लेना नहीं है। अपने को ये याद रखना है कि उन्होंने मटर पादप पर काम कब किया था? 1856 टू 1863। अपने को इस चीज को ध्यान में रखना है। ओके, तो एडवर्ड जेनर ने भी टीके की खोज कब करी थी? 1798 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि जेनर ने सर्वप्रथम कौन से रोग के टीके की खोज करी थी? चेचक। कौन से रोग के लिए था वो? चेचक, जिसे बोलते हैं छोटी माता या चिकन पॉक्स। हम जानते हैं, जिसको अपने यहाँ पर राजस्थानी में नॉर्मली अचपड़े के नाम से भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो क्या होती है? छोटी माता या चिकन पॉक्स रोग, या जिसे चेचक रोग भी कहते हैं। तो जेनर ने क्या किया था? चेचक रोग में खोज करी थी टीके की। अब टीका होता क्या है? टीके की अगर हम एक्चुअल में बात करें, टीके में वही रोगाणु या वही जीवाणु होता है, ठीक है, उसी का मृत, निष्क्रियकृत या दुर्बलीकृत रूप, यानी कि कमजोर किया हुआ या मरा हुआ रूप है वो डाला जाता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? टीका। जैसे कि देखो हमने लिख रखा है, टीके में रोगजनक के मृत, दुर्बलीकृत या निष्क्रिय प्रतिजन के प्रोटीनों को ही, यानी कि उसी के प्रतिजन के प्रोटीनों को, यानी कि इनडायरेक्टली उसी के प्रतिजन को ही हमारे अंदर डाला जाता है। मृत करके यानी कि मारकर, दुर्बलीकृत यानी कमजोर करके, या निष्क्रिय बनाकर उसी के प्रोटीनों को हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। और जब उसके प्रोटीन शरीर में आएंगे तो हम जानते हैं हमारा शरीर क्या बना लेता है? उसके खिलाफ प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बना लेगा। और ठीक है, तो इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं? टीकाकरण का। यानी कि अगर हम सबको पता होगा कि हमें कोविड की वैक्सीन लगी है, तो कोरोना की जो वैक्सीन लगी है उसके अंदर हमारे अंदर कौन गया है? कोरोना का ही प्रतिजन हमारे अंदर गया है, बस वो मृत या दुर्बलीकृत या निष्क्रिय होकर गया। इसीलिए तो कुछ लोगों को बुखार वगैरह आ जाता था। क्यों? क्योंकि उनकी जो है जो प्रतिरक्षा क्या है? कमजोर। तो उनको क्या आ जाता था? बुखार, क्योंकि उसके अंदर कौन चला, उसके अंदर कौन गया है? कोरोना। ओके, ठीक है। अब टीकाकरण से जो प्रतिरक्षी बनते हैं वो वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजनक को नष्ट कर देते हैं। फिर हमने क्या कहा था कि कोरोना का एक बार जिसको टीका लग गया, अब उसको कोरोना नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे अंदर क्या बन गई? प्रतिरक्षी। और जब कोरोना हमें होगा, यानी कि जब उसका वास्तविक संक्रमण होगा, तो क्या हो जाएगा? रोगजनक नष्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उस कोरोना को क्या कर देगा? खत्म। ठीक है, तो इसको हमने कोविड के एग्जाम्पल से समझ लिया। ओके, फिर अब टीकाकरण से बी व टी लसिकाणुओं का निर्माण भी होता है। हाँ, टीकाकरण से और क्या बनते हैं भाई? लसिकाणु कोशिकाएं भी बनती हैं। ठीक है, फिर एग्जाम्पल अगर हम टीके की बात करें, टीके की, तो कौन सा होता है भाई? टेटनस का टीका है, सर्प वेनम है, और भी बहुत सारे टीके हैं। जो भी टीके का नाम आपको याद आ रहा हो वो सब इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। फिर अपने पास में एक हेडिंग आती है अंग प्रत्यारोपण। अच्छा, टीकाकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन। और टीका को क्या बोलते हैं? वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन। और अंग प्रत्यारोपण का मतलब होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, हाँ, हम जानते हैं आजकल अंग प्रत्यारोपित किए जाते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का कोई भी अंग है वो डिफेक्ट हो जाए, यानी कि अगर ठीक से काम ना करे, तो उसके अंग को क्या किया जा सकता है? प्रत्यारोपित या चेंज, यानी कि उसके अंदर स्वस्थ अंग को डाला जा सकता है। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, जब किसी व्यक्ति का कोई अंग है वो काम करना बंद कर देता है, तो अन्य व्यक्ति का क्रियाशील अंग लेकर रोगी में प्रत्यारोपित किया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? अंग प्रत्यारोपण। यानी कि अगर किसी की किडनी है, मान लो फेल हो गई है, वो ठीक से काम नहीं कर रही, उसकी किडनी को हटाओ, दूसरे व्यक्ति की किडनी लो और उसके अंदर डाल दो। इसी विधि को क्या कहते हैं? अंग प्रत्यारोपण। लेकिन क्या ये इतना ईजी है? जैसे कि मान लो कि किसी की किडनी फेल हुई, मैंने उसकी किडनी को निकाला,
दूसरे व्यक्ति की किडनी को उसमें डाला, क्या वो काम करेगी? काम कर भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस चीज को डिसाइड करते हैं। तो क्या होगा, अंग प्रत्यारोपण के लिए व्यक्ति में किसी पशु या कशेरुकी का अंग नहीं लगाया जा सकता है। नहीं, हम किसी भी दूसरे जीव का या जीव जंतु का अंग है वो नहीं लगा सकते। ह्यूमंस में केवल ह्यूमंस का यानी मानव का ही जो है अंग आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र इसे क्या करेगा, नकार देगा, यानी कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो पहले ही उसको क्या करेगा, नकार देता है। फिर सफल अंग प्रत्यारोपण के लिए रक्त मिलान व उत्तक मिलान आवश्यक है। यस, ये दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है। व्यक्ति का क्या मैच होना चाहिए, ब्लड, रक्त है वो मैच होना चाहिए, और उसके उत्तक भी कैसे होने चाहिए, एक जैसे, ठीक है। तो रक्त मिलान और उत्तक मिलान आवश्यक है। और अंग प्रत्यारोपण में बाहरी अंग को नकारने में कोशिका माध्य प्रतिरक्षा उत्तरदायी होती है। कौन सी प्रतिरक्षा, CMI, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द टॉपिक। क्या सवाल पूछेंगे ऐसे कि अंग प्रत्यारोपण में किसी अंग को नकारने में कौन सी प्रतिरक्षा काम करती है, अपने को क्या आंसर लिख देना है, CMI, कोशिका माध्य प्रतिरक्षा, ठीक है, वही उसको नकारती है। सहज प्रतिरक्षा नहीं, कौन सी, कोशिका माध्य प्रतिरक्षा, ठीक है। फिर कभी कभी अंग प्रत्यारोपण के बाद भी रोगी को इम्यूनो सप्रेसेंट लेने पड़ सकते हैं। इम्यूनो सप्रेसेंट का मतलब क्या, इम्यूनो का मतलब है इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र, सप्रेसेंट सप्रेस कर देना यानी कि दबाना या कम कर देना। तो इम्यूनो सप्रेसेंट का मतलब क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र को धीमा करने वाले, प्रतिरक्षा तंत्र को धीमा करने वाले कारक, उसी को अपन क्या कहते हैं भाई, इम्यूनो सप्रेसेंट। क्या कहते हैं अपन, इम्यूनो सप्रेसेंट, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति में ऐसा हो कि भाई अंग प्रत्यारोपण हो गया, लेकिन अंग प्रत्यारोपण के बाद भी उसकी बॉडी है वो प्रतिरक्षा उस अंग से लड़ रहा है, मान लो कोई व्यक्ति है जिसके अंदर दूसरे की किडनी डाली, लेकिन फिर भी उसका शरीर है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, रक्त मिलान भी किया, उत्तक मिलान भी किया, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी है वो किडनी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो उसको लगातार में क्या लेने पड़ेंगे, इम्यूनो सप्रेसेंट। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, इम्यूनो सप्रेसेंट। इम्यूनो सप्रेसेंट का मतलब क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र को धीमा करने वाले कारक, ठीक है। फिर अपने पास में बहुत ही अच्छा टॉपिक आता है, एलर्जी। क्या टॉपिक आता है अपने पास में, एलर्जी। अब एलर्जी क्या है, तो पर्यावरण में उपस्थित कुछ प्रतिजनों के लिए प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, अतिरंजित अनुक्रिया। क्या है वर्ड, अतिरंजित अनुक्रिया, यानी कि हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स। तो हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स को ही क्या कहते हैं अपन, एलर्जी। यानी कि मान लो अपने पर्यावरण में चाहे कुछ भी हो रहा है, ठीक है, और कोई प्रतिजन आ रहा है, लेकिन हमारी जो बॉडी है, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो उसके खिलाफ में एक तो अनुक्रिया करता है, लेकिन एक क्या करता है, हाइपर सेंसिटिव, यानी कि बहुत ही ज्यादा अनुक्रिया करता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, एलर्जी। और ऐसे पदार्थ जो एलर्जी के कारक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई, एलर्जन। क्या कहते हैं उन्हें, एलर्जन। ये वर्ड भी आपको ध्यान रखना है, और इसको इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, एलर्जेंस ही कहते हैं। तो वह पदार्थ जो एलर्जी के कारक होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, एलर्जेंस, ठीक है। और वो कौन कौन से होते हैं भाई, परागकण, परागकण यानी कि पोलन ग्रेन्स। अच्छा, परागकण का एग्जाम्पल दे रखा है पार्थेनियम या गाजर घास, पार्थेनियम या गाजर घास, ठीक है। ये क्या है, इसके इसके परागकण है वो मोस्टली सबसे ज्यादा एलर्जी करते हैं। धूल के कण, धूल मिट्टी के कण भी क्या करते हैं, एलर्जी। और प्राणी लघुशल्क, प्राणी लघुशल्क का मतलब क्या है, एनिमल डेंडर। इसमें क्या आता है देखिए, एनिमल डेंडर या प्राणी लघुशल्क में क्या होता है, तो जीवों के या सड़े गले जीवों के जो है अंग है, बाल है, ये सब, ठीक है, नाखून है, जो भी जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, प्राणी लघुशल्क, ठीक है। तो ये सारे क्या है, किसके एग्जाम्पल है भाई, एलर्जेंस के, यानी कि एलर्जी करने वाले कारकों के एग्जाम्पल्स हैं। एलर्जी के लक्षण, अब अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज से एलर्जी है तो उसके क्या क्या लक्षण होंगे, तो लक्षण क्या क्या हो सकता है देखिए, छींकें आएगी, आंसू आना, और आंसू आने के लिए वर्ड दिया हुआ बुक में, पनीली आंखें, यानी कि बहती हुई आंखें, आंखों से क्या आ जाएगी, आंसुओं की धारा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, पनीली आंखें। बहती नाक, नाक बहेगी, अंदर से नोजी आने लग जाएगी, और फिर व्यक्ति को क्या हो सकती है, सांस लेने में कठिनाई। आपने आसपास देखा होगा जब किसी को कोई मतलब चारा वगैरह जब निकालते हैं फसल का, तब कुछ लोग हैं वो उसके पास भी नहीं जाते, क्यों,
क्योंकि उनको क्या होती है उस चीज से, एलर्जी। अगर वो पास में गए तो उनका शरीर खराब हो सकता है, उनको बहुत ज्यादा छींकें खांसी आएगी, ठीक है, जो कि सब क्या है, एलर्जी के लक्षण। इसीलिए वो लोग हैं उन चीजों से दूर ही रहते हैं, क्योंकि उनको क्या है भाई, एलर्जी। ओके। फिर एलर्जी के हैं रासायनिक लक्षण। एलर्जी के रासायनिक लक्षण क्या है भाई, एलर्जी होती क्यों है? तो हमारे शरीर की मास्ट कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं, मास्ट सेल्स, इनको इंग्लिश में ही क्या बोलते हैं, मास्ट सेल्स। तो जो मास्ट कोशिकाएं होती है उनसे हिस्टामिन और सेरोटोनिन रसायन निकलते हैं, और जिस कारण क्या होती है, एलर्जी। अगर कोई एलर्जी का कारण पूछ ले तो मास्ट कोशिकाओं से दो मतलब कि पदार्थ का स्त्रावण होता है, कौन कौन से, हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे दो केमिकल्स निकलते हैं, और जिससे क्या होती है अपने को, एलर्जी। फिर है लास्ट एलर्जी का उपचार। अगर हम पूछें कि एलर्जी का उपचार क्या है, तो एलर्जी के रोगी को प्रति हिस्टामिन, भाई देखो हिस्टामिन आ रहा है तो उसके उल्टी दो मतलब कि जो दवाई, एंटी हिस्टामिन दो, प्रति हिस्टामिन और स्टेरॉइड्स दे दो उसको, और एड्रेनालिन जैसी औषधियां दी जाती हैं, और जिससे एलर्जी के कण क्या होते जाते हैं, जल्दी मर जाते हैं या कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या था अपना एलर्जी। आई होप एलर्जी आपको समझ में आ गया होगा, और वैक्सीनेशन और अंग प्रत्यारोपण में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वैक्सीनेशन में आपको एक तो याद रखना है, खोजकर्ता कौन है, जेनर, और कब किया, 1798 में। सबसे पहले किस टीके के लिए खोज करी थी, चेचक, छोटी माता या चिकन पॉक्स के लिए। और टीके में होता क्या है, टीके में एक्चुअल में वही जीवाणु या रोगाणु या विषाणु होता है, लेकिन वो कौन सी अवस्था में होता है, मृत, दुर्बलीकृत या निष्क्रिय, ठीक है। और फिर उसको हमारे शरीर के अंदर डालते हैं, फिर क्या बन जाती हैं, प्रतिरक्षी। और प्रतिरक्षी वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजनक को क्या कर देती है, नष्ट। और इसमें क्या बनते हैं, बी और टी लसिकाणु भी बनते हैं। अंग प्रत्यारोपण में आपको ये बात याद रखनी है कि एक तो रक्त मिलान और ऊतक मिलान आवश्यक है, और बाहरी अंग को नकारने में कौन सी प्रतिरक्षा काम करती है, CMI, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक इम्यूनो सप्रेसेंट भी देने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक होने वाला है निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण, या जिसे कहते हैं पैसिव इम्यूनेशन। क्या होने वाला है, निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण या पैसिव इम्यूनेशन, ठीक है। अब क्या होता है, पहले हमने पढ़ी है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि किसी विशेष परिस्थिति में रोगी को टीके के रूप में, हम जानते हैं टीके में प्रतिजन दिया जाता है, लेकिन क्या होगा, प्रतिजन के बजाय सीधे अगर प्रतिरक्षी ही दिए जाते हैं तो इसे अपन क्या कहते हैं भाई, निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण, ठीक है। इसको कभी डेफिनेशन के रूप में पूछा जा सकता है कि निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण क्या है। इसका एग्जाम्पल क्या है, सांप के काटने पर दिया गया टीका। देखिए जब किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर कहता है कि या तो सांप को साथ लाना चाहिए या सांप का फोटो बताया जाना चाहिए। तो यानी कि क्या होता है, वहां पर पहले से ही सांप के प्रतिरक्षी बना के रखते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एंटीटोड। अपन ने ये वर्ड मूवीज में वगैरह में सुना होगा, एंटीटोड, यानी कि उसका एंटीटोड होता है, पहले से उसका जो जो टीका है वो तैयार होता है, उसमें प्रतिरक्षी रेडी रहता है। और अगर डॉक्टर को पता चल गया कि व्यक्ति को इस सांप ने काटा है तो वो सीधा उसको प्रतिरक्षी दे देगा, और व्यक्ति की क्या बच सकती है, जान। अदरवाइज अगर उसको पता ना हो तो फिर इलाज में क्या हो सकती है, देरी। तो सांप के काटने पर दिया गया टीका में कौन सी प्रतिरक्षा है भाई, निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण, ठीक है। और जो सांप का जो टीका है, अगर सांप को अगर हम साथ ले जाते हैं तो वो सांप से जहर निकाल कर भी टीका बनाया जा सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपना टॉपिक स्व प्रतिरक्षा या ऑटो इम्यूनिटी। अब क्या होता है, हम जानते हैं कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो अपने और पराये की पहचान करने में सक्षम होता है तथा अवांछित पदार्थों को ही नष्ट करता है। अवांछित का मतलब है जो पदार्थ अपने को आवश्यक नहीं है, जो अपने लिए वेस्ट है, फालतू है, तो ये अवांछित पदार्थों को क्या करता है, नष्ट, और अच्छी जो चीजें हैं बॉडी में उसको रखता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आनुवंशिक कारणों से या अज्ञात कारणों से, कारण आनुवंशिक भी हो सकते हैं और अज्ञात कारण, कोई पता भी नहीं होगा और किसी को ऐसे ही कोई बीमारी हो जाएगी, तो क्या होगा, अपनी ही कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है। कभी कुछ आनुवंशिक या अज्ञात कारणों से अपनी ही कोशिकाओं को हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या करने लगता है, नष्ट। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्व प्रतिरक्षा रोग, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल कौन है भाई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसका एग्जाम्पल कौन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसका एग्जाम्पल कौन है भाई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं गठिया रोग से। किस रोग के नाम से, गठिया, या जिसका नाम एक बुक में वर्ड दे रखा है
आमवाती संधिशोथ, क्या नाम दे रखा है, आमवाती संधिशोथ। अब इसमें क्या होता है, हम जानते हैं आर्थराइटिस अपने आसपास में देखने को मिलती है बीमारी। इसमें क्या होता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है। अब जोड़े चाहे वो घुटनों में हो, हाथों में हो, ठीक है, कमर में हो, कहीं पे भी दर्द होने लग सकता है, यानी कि जॉइंट्स, ये जोड़ों का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जॉइंट्स। तो जॉइंट्स में क्या होगा, पेन, यानी कि जॉइंट्स की जो कोशिकाएं हैं वो क्या होने लगेगी, नष्ट, क्योंकि जोड़ों की कोशिकाएं और उत्तक क्या होने लगते हैं, नष्ट। इस रोग को अपन क्या कहते हैं, आर्थराइटिस। और ये एक प्रकार का ऑटो इम्यूनिटी या स्व प्रतिरक्षा रोग है। सवाल आ सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिए, स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है कैंसर, एड्स, मलेरिया या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो अपना आंसर सीधा कहा जाएगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे। ओके, फिर अपने पास में हेडिंग आती है लसिकाभ अंग। लसिकाभ अंग को इंग्लिश में बोलते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। अब लिम्फॉइड ऑर्गन्स या लसिकाभ अंग क्या होते हैं, वे अंग, ऐसे अंग जिनमें लसिकाणुओं की उत्पत्ति यानी कि बनेंगे, परिपक्व यानी कि वो मैच्योर होंगे, बड़े होंगे, और प्रचुरोद भवन। प्रचुरोद भवन का मतलब क्या है, यहाँ पर नंबर्स में मतलब की वृद्धि होना है, उनकी ज्यादा से ज्यादा वृद्धि और विभाजन होना, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रचुरोद भवन आदि क्रियाएं होती हैं, उनको क्या कहते हैं अपन, लसिकाभ अंग कहलाते हैं। यानी कि वे अंग जिनमें लसिकाणु कोशिकाओं की उत्पत्ति, परिपक्वन और प्रचुरोद भवन होता है, उनको अपन क्या कहते हैं, लसिकाभ अंग। अब इसके एग्जाम्पल कौन है भाई, प्राथमिक लसिकाभ अंग और द्वितीयक लसिकाभ अंग, 2 प्रकार के होते हैं लसिकाभ अंग। यहाँ आप एक लाइन ऐड कर सकते हो कि लसिकाभ अंग है वो 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स कौन है भाई, अस्थिमज्जा और थाइमस। ये दोनों तो क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स यानी कि प्राथमिक लसिकाभ अंग। और प्लीहा है, स्प्लीन, प्लीहा का मतलब क्या होता है, स्प्लीन, ठीक है। टॉन्सिल्स है अपने शुद्धांत्र के पैर पेचेस। अब ये शुद्धांत्र क्या है, छोटी आंत, छोटी आंत को क्या बोलते हैं, शुद्धांत्र। और है लसिका ग्रंथियां हैं, और परिशेषिका। परिशेषिका का मतलब क्या है भाई, अपेंडिक्स। अपनी जो अपेंडिक्स है उसको शुद्ध हिंदी में किस नाम से जाना जाता है, परिशेषिका, ठीक है। हिंदी वर्ड थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजिंग है, बट अपने को याद रख लेना है कि अपेंडिक्स को ही क्या कहते हैं, परिशेषिका, ठीक है। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। अब हम एक एक करके सारे इन अंगों को पढ़ेंगे, क्योंकि ये अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, अब प्राथमिक लसिकाभ अंग। तो भाई प्राथमिक लसिकाभ अंगों में तो क्या होगा, इन अंगों में लसिकाणुओं की उत्पत्ति, परिपक्वन और प्रचुरोद भवन आदि क्रियाएं होती है। जो डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी है वो की वो हमने वहां भी लिख दी, लेकिन और क्या आया थोड़ा सा डिफरेंस, प्राथमिक लसिकाभ अंग है वो कोशिकाओं को गति कराने में भी क्या होते हैं, सहायक। तो प्राथमिक लसिकाभ अंग और किस काम आते हैं, इन कोशिकाओं को गति कराने में। फिर तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपना लसिकाभ अंग कौन सा है, अस्थिमज्जा या बोन मैरो। अस्थिमज्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोन मैरो। हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं और वही बातें हैं इसके बारे में। तो देखिए क्या कहता है ये। हाँ, पहली बात तो अब ये बातें जैसे मैंने यहाँ पर भी लिखी है और यहाँ पर भी लिखी है थाइमस में, ये बातें इसलिए बताई जाती है कि ताकि आपको एग्जाम में लिखने के लिए 2 पॉइंट्स और ज्यादा याद आ जाए। तो पहले तो अगर अस्थिमज्जा पे आ जाए तो ये लाइन लिख देनी है, यह प्राथमिक लसिकाभ अंग है। अगर अपेंडिक्स आ गया तो यह द्वितीयक लसिकाभ अंग है, ठीक है। और थाइमस भी क्या है, प्राथमिक लसिकाभ अंग है, तो इसलिए अपने ये लिख लिया, यह प्राथमिक लसिकाभ अंग है। इसमें बी व टी लसिकाणुओं का क्या होता है, निर्माण। क्या होता है भाई, निर्माण किसका, लसिकाणु कोशिकाओं का। और बी लसिकाणुओं का तो परिपक्वन भी किसमें होगा, अस्थिमज्जा में ही होता है, ठीक है। तो ये 3 बातें अपने को किसके बारे में ध्यान रखनी है, बोन मैरो या अस्थिमज्जा के बारे में। थाइमस, थाइमस भी प्राथमिक लसिकाभ अंग है और इसमें अपरिपक्व लसिकाणुओं का क्या होता है, परिपक्वन। इसमें अपरिपक्व लसिकाणुओं का क्या होता है, परिपक्वन। और जो बच जाएंगे उनका परिपक्वन इसमें होगा। और मोस्टली किसका होता है, टी लसिकाणुओं का, क्योंकि टी फॉर क्या होता है, थाइमस। तो टी लसिकाणुओं का जो परिपक्वन है वो किसमें होता है, थाइमस में, ठीक है। और हाँ, इसके बाद यह कोशिकाएं आगे द्वितीयक लसिकाभ अंगों के पास में भेजी जाती है। बनाएगा कौन, बोन मैरो। परिपक्वन आगे कौन करवाएगा, थाइमस, ठीक है। और फिर थाइमस उसको आगे पैक करके किसके पास में भेज देगा, द्वितीयक लसिकाभ अंगों के पास। अब थाइमस है क्या, तो थाइमस की हमने थोड़ी सी विशेषता लिखी है। थाइमस एक द्विपालित अंग है। थाइमस की भाई कितनी पालियां होगी, 2, मतलब कि बाइलोब्ड है, द्विपालित अंग है, जो हृदय के पास उरोस्थि के नीचे स्थित होता है। हृदय के पास होगा उरोस्थि। उरोस्थि क्या हम जानते हैं, हमारी ये जो
जो रिब केज है, जो पसली का जो पिंजर है, इसको यहाँ से कनेक्ट करने वाली अस्थि का नाम क्या है? उरोस्थि। ठीक है, तो उरोस्थि के नीचे यानी कि इस हड्डी के नीचे और हृदय के पास में, तो जो हृदय के पास और उरोस्थि के नीचे स्थित होती है, ठीक है, थाइमस। और जन्म के समय थाइमस आकार में बड़ी होती है। थाइमस एक ग्रंथि है, ठीक है, जन्म के समय थाइमस आकार में बड़ी होती है, लेकिन धीरे धीरे यौवनावस्था तक इसका आकार क्या हो जाता है भाई? घटता जाता है और ये छोटी सी रह जाती है। ठीक है, तो ये सब हमने किसके बारे में पढ़ लिया? अस्थि मज्जा और थाइमस के बारे में। इस चैप्टर में समझने के लिए कम और थ्योरी ज़्यादा याद रखनी है, तो अपन इसको एक्सप्लेन कम करेंगे, लेकिन नोट्स में आपको बिल्कुल ऐसे ही बोर्ड पे अवेलेबल करवा दूंगा। तो अपना टॉपिक है द्वितीयक लसिकाभ अंग या सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब देखिए, प्राथमिक लसिकाभ अंग तो क्या कर रहे थे? लसिकाणु कोशिकाओं को बना रहे थे, उनका परिपक्वन और उनका प्रचुरोद भवन करवा रहे थे। लेकिन ये क्या करेंगे? द्वितीयक लसिकाभ अंग लसिकाणुओं के लिए सूक्ष्म वातावरण प्रदान करते हैं। ये उनको आगे फंक्शन के लिए सूक्ष्म वातावरण प्रदान करते हैं। और इनमें क्या होती है भाई? प्रतिजन प्रतिरक्षी अभिक्रिया भी होती है। कहाँ पर होगी? प्रतिजन और प्रतिरक्षी आपस में लड़ेंगे। कहाँ पर? द्वितीयक लसिकाभ अंगों में। लेकिन ये लसिकाणु बनेंगे कहाँ पर? प्राथमिक लसिकाभ अंग में या फिर अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में। ठीक है, फिर हाँ, अर्थात लसिकाणुओं की प्रतिजन के साथ में परस्पर क्रिया होती है तथा लसिकाणु अपनी मात्रा में वृद्धि कर लेते हैं। और जब क्रिया होगी तो लसिकाणु अपनी मात्रा में क्या कर लेंगे? वृद्धि कर प्रभावी प्रतिरक्षी कोशिकाएं बना लेते हैं तथा प्रतिजन को नष्ट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको क्या, कभी आपको या आपके फैमिली में या फिर आपके किसी भी रिलेटिव को अगर कभी इन्फेक्शन हुआ हो, कोई संक्रमण हुआ हो किसी भी जीवाणु या रोगाणु का, तो जब अपन हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आपकी सीबीसी जांच कराओ, यानी कि कंप्लीट ब्लड कॉर्पसल्स का। ठीक है, यानी कि जब उसकी सीबीसी करवाते हैं तो उसकी आरबीसी कितनी है, ठीक है, मोनोसाइट लिम्फोसाइट सारी कितनी है, तो उसकी जो ऑल ओवर जो लिम्फोसाइट्स वगैरह हैं, जो डब्ल्यूबीसी है, उनके लेवल्स क्या होंगे? हाई। यानी कि डब्ल्यूबीसी की संख्या है वो, डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की है। ठीक है, उनके लेवल्स क्या होंगे? हाई। और स्पेशली किसके? लिम्फोसाइट्स के। किसके? लिम्फोसाइट्स। और ठीक है, लिम्फोसाइट्स के लेवल्स है वो क्या होंगे? हाई। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं एक एक लसिकाभ अंग की। तो सबसे पहला लसिकाभ अंग है प्लीहा या स्प्लीन। तो स्प्लीन या प्लीहा क्या होता है? सेम के आकार का। सेम के आकार का मतलब क्या है? अपनी मतलब कि किडनी के जैसा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेम के आकार का बड़ा अंग है। और प्लीहा में भरपूर मात्रा में क्या मिलता है भाई? लसिकाणु और भक्षकाणु। भक्षकाणु का मतलब क्या है? फेगोसाइट, यानी कि जो प्रतिजन को खा जाती है, भक्षकाणु उनका उसका भक्षण कर लेती है। तो लसिकाणु और भक्षकाणु उपस्थित होते हैं। और प्लीहा में उपस्थित अणु जो रक्त में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को पकड़कर रुधिर निस्यंदक के रूप में कार्य करते हैं। प्लीहा में जो अणु उपस्थित होंगे वो रक्त में अगर कोई सूक्ष्म जीव पैदा हो जाता है तो उसको पकड़कर रुधिर निस्यंदक यानी कि उसको पकड़कर बाहर निकाल देंगे। यानी रुधिर निस्यंदक यानी कि ब्लड फिल्ट्रेट किसके रूप में काम करेंगे? ब्लड फिल्ट्रेट के, यानी कि रक्त को छानने का, निस्यंदन करने का मतलब क्या है? छानने का कार्य करते हैं। कौन? स्प्लीन या प्लीहा। ठीक है, और प्लीहा में सबसे ज्यादा कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती है? आरबीसी। और अगर कोई प्लीहा का अगर कलर पूछ ले तो आपको लिख देना आंसर बैंगनी। ठीक है, वैसे ये नहीं पूछा जाता, आपके ऐसे ही नॉलेज के लिए बता दूं, प्लीहा का कलर कैसा होता है? नॉर्मली बैंगनी। फिर अपन बात आती है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है लसिका ग्रंथियां। अब लसिका ग्रंथियां क्या है? छोटी होती है ठोस संरचनाएं जो लसिका तंत्र में विभिन्न स्थलों पर पाई जाती है। लसिका तंत्र हमारे बॉडी में जहां जहां पर, पूरे शरीर में जहां पर लसिकाएं फैली हुई है, तो वहां पर अपने को क्या मिलेगी? छोटी छोटी लसिका ग्रंथियां। ठीक है, और लसिका ग्रंथियां वो लसिका उत्तकों में आने वाले सूक्ष्म जीवों या प्रतिजनों को पकड़ लेती हैं। ये ग्रंथियां क्या कर लेती है? सूक्ष्म जीवों या प्रतिजनों को पकड़ लेती है। और इनके पकड़ते ही लसिकाणु क्या आ जाते हैं? सक्रिय अवस्था में, और प्रतिरक्षा अनुक्रिया दर्शाते हैं, और यानी कि उसको क्या कर देते हैं? खत्म। फिर अपना नेक्स्ट है टॉन्सिल। तो टॉन्सिल क्या है? यहाँ गले में उपस्थित होता है और कैसा है? पेशी अंग, यानी कि पेशियों से बना हुआ। फिर है परिशेषिका या अपेंडिक्स। अपेंडिक्स है वो मानव में क्या है? अवशेषी अंग है, यानी कि जिसका वर्तमान में अभी कोई भी कार्य नहीं है। किसका? अपेंडिक्स का। ठीक है, और एक बच रहा था पेयर पेच, है ना? पेयर पेचेस।
ये पेयर पेचेस या फिर पेयर पेच, ओके, ये क्या होता है भाई, ये छोटी आंत यानी कि शुद्धांत्र पर उपस्थित होते हैं। छोटी आंत यानी शुद्धांत्र पर उपस्थित होते हैं। और अगर कोई पूछे शुद्धांत्र के भी कौन से भाग पर, तो होते हैं इलियम पर। शुद्धांत्र के इलियम पर, कौन से भाग पर, इलियम पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, कौन, पेयर पेचेस। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में।